अस्सलाम वालेकुम क्लास। कल हम लोगों ने 9 चैप्टर पढ़ा था, उसका हाफ चैप्टर किया था। आज हम रिमेनिंग चैप्टर पढ़ेंगे थ्योरीज ऑफ एजिंग के से रिलेटेड के हमारे पास कौन कौन सी थ्योरीज हैं एजिंग की। पहली है डिसएंगेजमेंट वर्सेस एक्टिव थ्योरी। डिसएंगेजमेंट क्या होती है? देखिए, जो एक्टिविटी होती है ना एजिंग की, वो डिफरेंट होती है हर इंडिविजुअल डिफरेंसेस की वजह से। कुछ लोग जो बुढ़ापा है उसको लाइट लेते हैं और कुछ उसको बर्डन के तौर पे लेते हैं। तो उनको जो एक्टिवली उसमें पार्टिसिपेट करते हैं उन्हें पता होता है कि एजिंग है, एजिंग सिम्टम्स हैं, तो वो अपने आप को, अपने हेल्थ रूटीन को, अपने डाइट को उसी तरह फॉलो करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उस चीज़ को फॉलो नहीं करते, तो इस तरह उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती हैं उनकी उस हवाले से। तो हम इन थ्योरीज़ को देख लेते हैं। सबसे पहले है हमारे पास कि जैसे इसमें साइकोलॉजिकल फैक्टर्स आ जाते हैं कि वो एजिंग को किस तरह लेते हैं लोग, ठीक है। डिसएंगेजमेंट थ्योरी कहते हैं कि इसको हमने हमारे पास जिमिंग और हेनरी ने दिया था 1960s में। इसने कहा था कि ना जो एजिंग होती है वो ग्रेजुअल चेंजेस होते हैं, ठीक है, और वो सोसाइटी में काफ़ी ज़्यादा और सोशल एक्टिविटी में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। जैसे ही लोग बूढ़े होते हैं और वो ऐसी एक्टिविटीज़ और रिलेशनशिप और रोल में ना डिसएंगेजमेंट शो करते हैं। और वो डिसएंगेजमेंट मतलब वो अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं, किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करते, वो अपने आप को नेचुरली मतलब एजिंग की तरफ लेके जा रहे होते हैं, और वो वही डिसएंगेजमेंट उनको एंड ऑफ लाइफ तक उनके साथ चलती है। और इस थ्योरी को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ भी किया गया था कि ऐसा नहीं होता कि इंसान एकदम से अपने आप को बिल्कुल अलग कर ले, बिल्कुल एक्टिवली किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट ना करे, बल्कि अपनी लाइफ को अनहेल्दी तरीके से लेके जाए। बल्कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो एक्टिवली एजिंग को लेके चलते हैं, अपनी लाइफ को मीनिंगफुल बनाते हैं लेट ईयर्स तक। तो ये इसके ऊपर क्रिटिसाइज़ हुआ था, इस थ्योरी के ऊपर। नेक्स्ट हमारे पास है एक्टिव थ्योरी। एक्टिविटी थ्योरी ये क्या होती है? ये अनलाइक होते हैं डिसएंगेजमेंट। मतलब डिसएंगेजमेंट में उन्होंने ये कह दिया कि जो लोग होते हैं बुढ़ापे की तरफ जाते हैं वो अपने आप से सेटिस्फाइड नहीं होते, और वो डिसएंगेजमेंट शो करते हैं। जबकि एक्टिविटी थ्योरी के अंदर ये नहीं होता, बल्कि ये होता है उन लोगों ने अपनी लाइफ अच्छी तरीके से गुजारी होती है, तो वो मोस्ट सेटिस्फाइड होते हैं, और वो सोशल एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट करते हैं, और इंटेलेक्चुअल जो एक्टिविटीज़ होते हैं उनको भी लेके चलते हैं साथ, ठीक है। और इस थ्योरी में इन्होंने कहा है कि हाई लेवल ऑफ वेलबींग को मेंटेन करते हैं ये लोग, कि ये मतलब अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड होते हैं। और मतलब ये वो लोग भी हो सकते हैं जिनकी लाइफ में जैसे वर्क बर्डन होता है बहुत ज़्यादा, तो वो उस जब रिटायरमेंट हो जाती है तो उस लाइफ फेज़ को एंजॉय करते हैं कि बर्डन ख़त्म हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है सोशल एंगेजमेंट थ्योरी। कि सोशल एंगेजमेंट क्या होती है? कि सोशल एक्टिविटीज़ में अपने आप अपनी मेंटल प्रोसेसेस को मतलब रिलेटेड रखना, रीडिंग करना, सोशल मतलब एक दूसरे से बातें करना, अपनी स्किल्स को यूटिलाइज़ करना, ये सारा सोशल एक्टिविटीज़ में आ जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है सोशल रिलेशनशिप और स्पोर्ट। मेंटल हेल्थ चैलेंजेस एंड सपोर्ट सिस्टम, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है एजिंग के अंदर। जैसे इंसान लेट एडल्टहुड की तरफ जाता है तो उसकी साइकोलॉजिकल वेलबींग को मेंटेन रखना एक चैलेंज होता है, क्योंकि उनके कोग्निटिव डिक्लाइन हो रहा होता है, बिहेवियर डिक्लाइन हो रहा होता है, तो हर चीज़ उनकी डिक्लाइन की तरफ जा रही होती है। तो जब हार्मोनल चेंजेस होते हैं तो बॉडी के अंदर, तो साइकोलॉजिकल वेलबींग को मेंटेन करना काफ़ी चैलेंजिंग होता है, क्योंकि इस टाइम पर बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होना, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आना, मतलब इस तरह की चीज़ें वो लोग फेस कर रहे होते हैं। तो मेंटल हेल्थ एज अ चैलेंज वो उनकी लाइफ में आता है कि तो कौन कौन से चैलेंजेस होते हैं वो लोग फेस कर रहे होते हैं उस वक्त। एक सबसे पहला जो मेजर है वो डिप्रेशन है। ये डिप्रेशन हम किस तरह ले सकते हैं? क्योंकि इस एज में जो लोग होते हैं ना वो अपने लव वंस को मतलब खो चुके होते हैं, काफ़ी हद तक खो चुके होते हैं। और दूसरा ये कि उन लोगों ने अगर अपनी लाइफ को अच्छी तरीके से गुजारा हो तो वो लोग सेटिस्फाइड होते हैं अपने उससे, कि हमने अच्छी तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार ली, हम अपने बच्चों के लिए कुछ किया है हमने। लेकिन जो लोग स्ट्रगल वाली लाइफ में रहते हैं तो वो लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेशन को फेस करते हैं, यही। और इसके मेन काजेज़ में यही चीज़ आ जाती है, लॉस ऑफ इंडिपेंडेंस आ जाती है, डेथ ऑफ लव वंस आ जाती है, क्रोनिक इलनेस से उनको इस स्टेज में क्रोनिक इलनेस भी को भी बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ रहा होता है। और डिप्रेशन, विड्रॉल फ्रॉम सोशल एक्टिविटीज़, मतलब सोशल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं कर पाना, बॉडी एक्टिव नहीं होती इस वजह से। और डिफिकल्टी ऑफ कंसंट्रेटिंग को, तो कंसंट्रेट भी नहीं कर पाते, स्लीप डिस्टर्बेंस होती है, उसकी वजह से डिप्रेशन होती है उन लोगों को। नेक्स्ट हमारे पास है फियर। अच्छा, फ़ियर क्या होता है? फ़ियर कहते हैं कि ना ये हेल्थ इश्यूज़ की वजह से आता है। ये हम कहते हैं इनसिक्योरिटीज़, ठीक है। इनसिक्योरिटी जैसे हम जैसे जैसे बूढ़े होते जाते हैं ना, हमारे अंदर इनसिक्योरिटीज़ पैदा होने लग जाती हैं कि अगर हमें ये वाली बीमारी होगी क्या पता हम मर जाएँ। मतलब इस तरह की इनसिक्योरिटीज़ की वजह से ना उनको काफ़ी स्पेसिफिक मतलब डिसऑर्डर्स हो, फोबियाज़, फ़ियर्स, इनको इन चीज़ों का सामना करना पड़ता है। उसके बाद हमारे पास है कोग्निटिव डिक्लाइन एंड डिमेंशिया। अच्छा, कोग्निटिव डिक्लाइन क्या होता है?
कोग्निटिव डिक्लाइन कहते हैं कि इंसान अपने कॉन्शियस मतलब कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस को ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाता, उसका कंसंट्रेशन लेवल लो होना शुरू हो जाता है, उससे उनकी पर्सनैलिटी चेंजेस होना शुरू हो जाती हैं। तो इसमें सबसे मेजर हमारे पास कोग्निटिव डिसऑर्डर्स में अल्जाइमर्स है और डेमेंशिया है। ठीक है, ये दो मेन हैं डिसऑर्डर्स जो इनको प्रॉब्लम का बाइस बनते हैं। तो इनमें अगर ये मतलब पेशेंट जो होते हैं ना इमोशनली डिस्टर्ब होते हैं, तो ये वाली चीज़ें डेमेंशिया और अल्जाइमर्स बहुत जल्दी अटैक करती है इनकी बॉडी पे। ये होती क्या है, इनसे क्या हेल्थ इश्यूज़ आते हैं, इनमें सबसे पहले कन्फ्यूजन होती है, मेमोरी लॉस होते हैं, पर्सनैलिटी चेंजेस, ये सारी चीज़ें वो लोग फेस कर रहे होते हैं इस स्टेज में। उसके बाद है सोशल सपोर्ट। कि सोशल सपोर्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है एजिंग के लोगों के अंदर, क्योंकि जो लोग एज्ड होते हैं ना वो बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह अपने आप को मतलब उनको ज़रूरत होती है दूसरों की, कि कोई उन्हें पैम्पर करे, उनसे बातें करे और मतलब उनकी देखभाल करे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सोशल सिस्टम। अच्छा, उसमें सोशल सपोर्ट में सबसे पहले आ जाती है फैमिली। अगर कोई लेट अडल्टहुड में मतलब जा रहा है, तो उसकी वो बहुत क्रिटिकल फेज़ में होता है, तो उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है उसके फैमिली मेम्बर्स की, फ्रेंड्स की, कम्युनिटी की। और वो इस तरह उनके प्रॉब्लम्स जो होते हैं ना अडल्ट के, उनको कॉप करने में, जैसे लॉस ऑफ हेल्थ है, लॉस ऑफ मतलब प्रॉब्लम हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं और एजिंग फियर्स हैं, तो अगर वो उनको सपोर्ट है तो वो काफ़ी हद तक उसको ओवरकम कर सकते हैं और उससे उनकी साइकोलॉजिकल वेलबींग भी इतनी इफेक्ट नहीं होती। उसके बाद हमारे पास है प्रोफेशनल सपोर्ट। अच्छा, प्रोफेशनल सपोर्ट क्या होती है? प्रोफेशनल सपोर्ट कहते हैं हम कि ना ये थेरेप्यूटिक इंटरवेंशंस लेना, थेरेपीज़, काउंसलिंग करवाना, विड्रॉल, कोग्निटिव विड्रॉल थेरेपीज़ जैसे सीबीटी लेना, ये उनको उनके बिहेवियर को, उनकी ग्रीफ को मतलब जो उनको हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ है उनको कम करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। और इनकी वजह से जो जो डे जो केयर उसका जो डे केयर वाले होते हैं, मतलब उनकी जो केयर कर रहे होते हैं, उनको भी काफ़ी हेल्प मिलती है उनको उनके हेल्थ लाइफ में मेंटेन करने के लिए। ये था हमारा 9 चैप्टर जो लेट एडल्टहुड के हवाले से था। ये इसका एंड हो गया है। अब नेक्स्ट हमारा सिर्फ एक ही चैप्टर बचता है, इंशाल्लाह हम वो कंप्लीट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।